साथियों, आज हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत कार्य, ऊर्जा और ऊर्जा का रूपांतरण ये पढ़ेंगे। आइए शुरू किया जाए। कार्य कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। मतलब कि किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जाए और बल लगाने से वो कुछ दूरी तक विस्थापित हो जाए, यहाँ से बिंदु इस बिंदु पर पहुँच जाए, तो ये जो विस्थापन है जितना मीटर, ये गुणे इस पर लगाया गया बल, इन दोनों का गुणनफल जो आएगा वो कार्य कहलाता है। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करना ही कार्य कहलाता है। अब चूंकि बल की दिशा में विस्थापन है तो विस्थापन स्वयं में एक सदिश राशि है, इसलिए कार्य भी एक सदिश राशि है। कार्य एक सदिश राशि है। अब यदि बल और विस्थापन के बीच थीटा डिग्री का कोण बन रहा हो, यहाँ पर विस्थापन हो रहा हो थीटा डिग्री के कोण पर, तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन इंटू कॉस थीटा, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। और साथियों, यदि ये थीटा डिग्री पर जो हो रहा है इसका मान 90 डिग्री हो तो कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से आप देखें तो जब 90 डिग्री पर कार्य किया गया तो विज्ञान की भाषा में वो कार्य 0 आ जाता है, मतलब कि आपने कोई कार्य नहीं किया है। इस तरह से एग्जाम में पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 90 डिग्री पर कोई वस्तु उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना जूल होगा। इसका मात्रक साथियों जूल है, जो कि आप फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, ये वाली बात आप पहले पढ़ चुके कि ये थीटा का मान 90 डिग्री है तो किया गया कार्य कितने जूल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किया गया कार्य, नेक्स्ट है किया गया कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आप कोई कार्य करते हैं और उसके द्वारा कुछ ऊर्जा अगर प्राप्त की जाती है, जैसे आपके द्वारा कुछ कार्य किया गया कि आपने इतना पानी कहीं इकट्ठा किया, तो इतना पानी इकट्ठा जो किया है इसमें कुछ ऊर्जा संचित हो गई, तो आपके द्वारा किया गया कार्य, इसके द्वारा कार्य के द्वारा इतनी ऊर्जा प्राप्त हुई, तो इस ऊर्जा को बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। या फिर ऐसा कह दें, दूसरे उदाहरण के माध्यम से अगर समझें तो आपके द्वारा साइकिल पर पैडल मार दी गई, तो आपके द्वारा कार्य किया गया और उस कार्य से ऊर्जा क्या मिली कि पैडल एक बार दो बार आपने मारा, लेकिन अब वो गतिमान हो गई। तो गतिमान जब हो गई तो वो ऊर्जा उसको ऑटोमेटिक मिल रही है, तो जो गतिमान वाली अब ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इस तरह से जो भी आप कार्य करते हैं उसके द्वारा एक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब वो बात अलग है कि आपके द्वारा ऊर्जा आप में रहेगी तब आप कार्य करेंगे और पुनः वो कार्य ऊर्जा में परिणत होगा। तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब आप जो भी कार्य करेंगे या तो साथियों वो गतिज ऊर्जा के रूप में स्टोरेज होगी या फिर स्थितिज ऊर्जा के रूप में, और दोनों ऊर्जा को बोलते हैं गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो आप जो कार्य करते हैं उसके द्वारा जो ऊर्जा संचित की जाती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे, और वो यांत्रिक ऊर्जा या तो गतिज होगी या स्थितिज होगी, हो सकता है कि दोनों हो, इस तरह से। नेक्स्ट है साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इनका योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अब गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। नेक्स्ट आती हूँ कि गतिज ऊर्जा की, जैसे आपको भी उदाहरण से समझाया गया कि आप एक दो पैडल मार दिए अपनी साइकिल पर और साइकिल गतिमान अवस्था में आ गई। अब आप पैडल नहीं मार रहे हैं लेकिन फिर भी साइकिल चल रही है। किस कारण से चल रही है, क्योंकि उसमें
गतिज ऊर्जा, आपके द्वारा जो कार्य किया गया वो गतिज ऊर्जा के रूप में स्टोर है। इस वजह से वो साइकिल अभी भी चल रही है। तो यहाँ परिभाषा देखते हैं कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसे ही वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है 12mv², मतलब कि यदि उसका द्रव्यमान m है वस्तु का और v वेग से गतिमान है तो 12mv², ये उसका काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब कि गतिज ऊर्जा होगी। इसका फार्मूला है। मतलब साथियों कि गतिज ऊर्जा दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो मास पर मतलब द्रव्यमान पर, और वेलोसिटी मीन्स वेग, वस्तु का वेग, इन दोनों पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है साथियों। नेक्स्ट आते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में आप देखें तो अभी आपको एक उदाहरण पानी का बताया गया था, या फिर दूसरा उदाहरण अगर लें आप धनुष और बाण जब देखें तो पहले जब प्रत्यंचा उस पर चढ़ाई जाती है तो ऐसा नहीं बिना प्रत्यंचा चढ़ाए ही उसको छोड़ दिया जाता है, पहले उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है। प्रत्यंचा चढ़ाने का मतलब कि आप अपनी तरफ उसकी डोरी पर जब बाण चढ़ाते हैं तो डोरी को अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? ताकि उसमें कुछ तनाव उत्पन्न हो जाए और उसके कारण एक विशेष प्रकार की स्थिति उसमें उत्पन्न हो जाती है, और उस विशेष प्रकार की स्थिति के कारण उसमें एक अलग से ऊर्जा भर जाती है। जैसे ही आप छोड़ेंगे उसी ऊर्जा के कारण वो बहुत दूर तक बाण निकल जाता है। वो चीज़ें आपको डेफिनेशन में दिखाई देंगी। क्या? कि जब किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, ये जब नहीं रहेगा, किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को ही उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कि किसी विशेष स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता आ गई है उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब विशेष स्थिति क्या है? कि आपने प्रत्यंचा अपनी तरफ खींच लिया है। इसका फार्मूला है mgh। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला mgh, मतलब कि ये मास पर निर्भर करेगा, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, और कितनी हाइट पर, तो हाइट ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये तीन चीज़ों पर निर्भर करता है mgh पर। गतिज स्थितिज ऊर्जा mgh पर निर्भर करता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा का फार्मूला 12mv² है, और ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर और वेग पर। इसके उदाहरण को अगर समझें स्थितिज ऊर्जा के, तो बांध में एकत्र हुआ पानी की ऊर्जा, बांध में ढेर सारा पानी एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसके कारण उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को, वो कौन सी प्रकार की ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार से जो चाबी भरने वाली घड़ी होती है, उसमें आप चाबी घुमा देते हैं तो वो चाबी धीरे धीरे फिर बैक पोजीशन में लौटती रहती है, लेकिन जब आप घुमा देते हैं तो एक ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है और घड़ी की सुइयों को आगे चलाती रहती है। इस प्रकार से घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? स्थितिज ऊर्जा। बांध में कौन सी ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा है। तनी हुई स्प्रिंग मान लीजिए यहाँ से बंधी है, इस तरह से इतनी बड़ी स्प्रिंग है, लेकिन आप इसको खींच लिए जब तो यहाँ तक पहुँच गई। अब उसमें कुछ ऊर्जा उत्पन्न हो गई, जैसे ही आप छोड़ेंगे वो इस बिंदु से पुनः इस बिंदु पर चली जाएगी, उसी ऊर्जा के ही कारण। तो वो ऊर्जा कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार से तनी हुई कमान की ऊर्जा, मतलब आपने देखा भी जो धनुष बाण हम खींचते हैं उसकी उसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। नेक्स्ट है साथियों ऊर्जा संरक्षण का नियम।
ऊर्जा संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके अनुसार साथियों, ऊर्जा जितनी भी संसार में है उतनी ही हमेशा बनी रहेगी, केवल उसका रूप बदल जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि ऊर्जा संरक्षण का नियम देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बस। और आज जितनी ऊर्जा है इतनी ऊर्जा हमेशा विद्यमान रहेगी, केवल उसका रूप बदल सकता है। जैसे आपको एक उदाहरण दें, एक रोटी में कुछ ऊर्जा होती होगी, वो जब ऊर्जा हम खाते हैं, हम लेते हैं, रोटी खाते हैं, तो वो अभी तक जो ऊर्जा है रोटी के तौर पर, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जो भी व्हाट एवर यू टेक इन योर मील, तो उसमें अपने भोजन में जब लिए तो वो उस कार्बोहाइड्रेट अंत में ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में परिवर्तित होने के बाद आपको कुछ ऊर्जा दिया। और अब वहाँ तो रोटी के रूप में ऊर्जा थी, अब यहाँ आपको कुछ यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा या कुछ अन्य ऊर्जा में आपको मिल गया। अब आपके अंदर जो ऊर्जा है, अब उसका उपयोग आप अलग करेंगे। आप गए और साइकिल चला के उस ऊर्जा को खत्म कर दिए। इस प्रकार से ऊर्जा केवल ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, लेकिन कभी भी इसका विनाश नहीं हुआ। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और साथियों, ऊर्जा संरक्षण के साथ में यही द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम है कि कभी भी कोई द्रव्य की अविनाशता का नियम, कि कभी भी कोई वस्तु खत्म नहीं होती है, केवल उसका रूप बदल जाता है। किसी भी वस्तु को खत्म भी नहीं किया जा सकता। इसे ही द्रव्य की अविनाशता का नियम कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण का भी नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा ना तो सृजित की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। साथियों, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, इसको आप कई उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। ये लाउड स्पीकर, ट्यूबलाइट, विद्युत, ये सब ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण हैं। इसको आपको समझना है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर सब हैं। एक फार्मूला आपको बता देंगे। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, तो गतिज ऊर्जा बराबर संवेग स्क्वायर बटा 2m, गतिज ऊर्जा इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। मीन्स कि अगर p को 2 गुना कर दें तो ये स्क्वायर है, हो जाएगा कितना, 4p स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4p स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये कितना गुना है p का, ये 4 गुना है। तभी तो साथियों इसको 4 से गुणा करना पड़ा, तब ये दोनों बराबर हुए हैं। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी संवेग का 4 गुना हो जाएगी जब संवेग को 2 गुना किया जाए। अगर संवेग को मान लीजिए 4 गुना कर दिया जाता है, संवेग को 4 गुना कर दिया जाए, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो 4 गुना, यहाँ पर p की जगह पर 4p रखें, 4p, और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, मीन्स 16p स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 16p स्क्वायर अपॉन 2m। अब साथियों, काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो गई है p के, 16 गुना हो गई है। इस तरह से ये फर्क पड़ता है संवेग और ऊर्जा में, संवेग और गतिज ऊर्जा में, और ये संबंध होते हैं, ये आप याद कर लीजिए। गतिज ऊर्जा इक्वल टू संवेग स्क्वायर अपॉन 2m। नेक्स्ट है ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण, बहुत ही सरल हैं। आप बिल्कुल एक बार देखेंगे
तो ज़रूर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये। लेकिन आपको रटना नहीं है, रटने के साथ में इसको समझना है। हम कुछ उदाहरण को आपको समझाएंगे, बिल्कुल आप अच्छे से अगर समझ लिए तो कभी भूलेंगे नहीं ये बात। आइए देखा जाए साथियों, ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण हैं। एक उदाहरण है डायनेमो का। डायनेमो देखें साथियों, तो इसमें किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार की ऊर्जा में होता है। डायनेमो आपकी गाड़ियों में लगा रहता है और वो देखें तो उससे जब एक बेल्ट, विशेष बेल्ट से, जिसे बोलते हैं फाइन बेल्ट से जब वो घूमता है तो उसमें उसके द्वारा कुछ बिजली उत्पन्न की जाती है। फाइन बेल्ट के द्वारा घुमाया जा रहा है, इसलिए आप ये कह दें उसमें मैकेनिकल एनर्जी स्टोर है। ये एक तरह से मशीन है और उस मशीन मैकेनिकल एनर्जी स्टोर है और उससे बिजली उत्पादित की जाती है और बाद में आपकी गाड़ियों की जो बैटरी है वो चार्ज होती है। तो इसके द्वारा, डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मोमबत्ती को रासायनिक विधियों द्वारा बनाते हैं। रासायनिक विधियों से बनी है, मतलब कि रासायनिक ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है किस ऊर्जा में, जब ये जलती है तो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण प्रकाश और ऊष्मा में होता है। प्रकाश निकलता है, ऊष्मा निकलती है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश और ऊष्मा के रूप में होता है। ये साथियों आप ध्यान रखना, मोमबत्ती का जलना है, पिघलना नहीं है। पिघलना तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है पिघलना। ये रासायनिक विधियों से ऊर्जा उसमें उत्पन्न की जाती है, लेकिन जब ये जलती है तो पिघलने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है माइक्रोफोन को आप साथियों ऑडियो फोन भी कह सकते हैं और एक तरह से माइक बोल सकते हैं, माइक। तो आप देखे होंगे कि माइक से जब बोला जाता है साथियों, माइक से इस तरह से माइक का कुछ स्ट्रक्चर है। यहाँ आप बोलते हैं, मतलब कि ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, और जब बोलते हैं तो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट हो जाती है। तो माइक्रोफोन द्वारा किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। और जब ये विद्युत ऊर्जा आगे बढ़ती है तो ये किसी कन्वर्टर के द्वारा कन्वर्ट करके इस तरह से किसी स्पीकर में चली जाती है, जिसे बोलते हैं लाउड स्पीकर, आप कह सकते हैं। तो लाउड स्पीकर किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि में करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि में करता है। नेक्स्ट है सोलर सेल। साथियों आप जानते हैं कि सोलर सेल में सेल को रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जाता है। इसका मतलब कि सोलर सेल में रासायनिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। किस ऊर्जा में होगा? रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण आप विद्युत उत्पादन में लगाते हैं। तो सोलर सेल का उपयोग सोलर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में आप साथियों जानते हैं इसको बिजली दी जाती है, मतलब कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होगा। किस में होता है? प्रकाश ऊष्मा में। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में आप देखें तो उसको बिजली आप देते हैं, मतलब कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। और जब बिजली देते हैं, विद्युत उसमें सप्लाई की जाती है तो उससे क्या निकलता है?
तब वो मोटर की घिरनी घूमती है और वहाँ से पानी निकलता है। या फिर अन्य कोई कार्य किए जाते हैं, जैसे कि गाड़ी चल गई, गाड़ी में अगर विद्युत मोटर सेट है तो गाड़ी चल गई, जहाँ भी मोटर सेट है उससे रिलेटेड वो कार्य हो जाते हैं। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब। साथियों, आप विद्युत बल्ब को देखे होंगे कि ये इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई की जाती है, मतलब विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है किन ऊर्जा में, ये प्रकाश देता है। और विद्युत बल्ब कभी छू के देखे होंगे तो ये गर्म भी हो जाता है। इसका मतलब कि विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट है विद्युत सेल। विद्युत सेल साथियों, विद्युत सेल में भी सेल रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में कर दिया जाता है। सितार ऊर्जा। सितार में आप बजाते हैं और बजाते हैं जब, तो ये मतलब यांत्रिक ऊर्जा उसमें स्टोर है और यहाँ से जब बजाते हैं तो ध्वनि निकलती है मधुर मधुर। इसका मतलब कि ध्वनि ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है सितार द्वारा। इसी प्रकार से साथियों, कार में गैसोलीन डाल दिया जाता है। गैसोलीन एक प्रकार का रसायन है, मतलब रासायनिक ऊर्जा इसमें स्टोर रहती है और उससे यांत्रिक ऊर्जा में वही परिवर्तित हो जाता है। विद्युत हीटर। हीटर में विद्युत सप्लाई दी जाती है और उससे ऊष्मा गर्मी निकलती है, मतलब कि विद्युत ऊर्जा से रूपांतरण ऊष्मा में होता है विद्युत हीटर में। सूर्य की परमाणु ऊर्जा में सूर्य की परमाणु ऊर्जा का रूपांतरण किस में होगा, प्रकाश में और ऊष्मा में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत ऊर्जा का रूपांतरण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। इसी प्रकार भाप इंजन देखें तो भाप इंजन में ऊष्मा ऊर्जा दी जाती है, गर्म किया जाता है, गर्म होता है और उससे रासायनिक ऊर्जा में वही परिवर्तित हो जाती है। ये तो रहा साथियों कुछ रूपांतरण, आप इसको बिल्कुल याद कर लें, रट लें। फिर हम अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद साथियों।